हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। यह पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसे बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय से आप अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, उसी विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस विषय का यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको, जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस कक्षा के लिए पाठ्य योजना बनाते हैं आप, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के दौरान या बच्चों को टीच करने के दौरान जो भी समय दिया जाता है आपको, उस समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है महिला समानता। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। यह जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं कि जैसे कि आप सिविक्स की नागरिक शास्त्र की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने नागरिक शास्त्र की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य बार बार आप लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में आपको अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा समान उद्देश्य में है छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को महिला समानता के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों में महिला समानता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि जागृत हो सके। तीसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों में महिला समानता के नीतियों के विषय में जांच कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट्स है छात्रों में महिला समानता विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। छठा पॉइंट है छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते समय इस ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। सातवां पॉइंट है छात्र महिला समानता का सही प्रयोग जान सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र महिला समानता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र महिला समानता के विषय में प्रत्याशमन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र महिला समानता व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र महिला समानता का चयन कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र महिला समानता को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र महिला समानता के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूँ कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए आप जिन सामग्री का उपयोग करके ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पकड़ से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या करते हैं कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है।
उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम तो आप बना देंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, राजा राम मोहन राय कौन थे? तो छात्र आंसर देते हैं, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, समाज सुधारक कार्यों से आप क्या समझते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करना। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, अगर सरकार समाज सुधार का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? तो छात्र आंसर देते हैं, सरकार उपाय कहेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, महिला सुधार कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि छात्रों को चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, बच्चों आज हम लोग महिला समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे, जिस पे आप व्याख्या करने वाले हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में, तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम बनाएंगे तीसरे नंबर पे, और उसमें लिखेंगे आप छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। महिलाएं बौद्धिक रूप से पुरुषों के बराबर होती हैं। महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वे कमज़ोर हैं, छोटी हैं। यह वक्तव्य वारसा यूरोपीय संसद में पोलैंड के एक संसद ने दिया। यह बयान हमें याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि महिला समानता का संघर्ष अभी बहुत देर तक चलेगा। यह कोरा मिथ है कि महिलाओं में जैविक रूप से भारी और कठोर काम करने की क्षमता नहीं होती है। महिला समानता के 2 रूप होते हैं, नकारात्मक समानता, सकारात्मक समानता। सभी व्यक्तियों के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, समान रुचियाँ, समान क्षमताएं नहीं होती हैं। एक ही स्थान पर समान शारीरिक संरचना नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, महिला बौद्धिक रूप से पुरुषों के क्या होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, महिला समानता के कितने रूप होते हैं, उनके नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, महिला समानता के 2 रूप होते हैं। पहला होता है नकारात्मक समानता, दूसरा होता है सकारात्मक समानता आदि। उसके बाद बौद्धिक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम फिर से आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो शिक्षण बिंदु का बनाएंगे, दूसरा कॉलम अध्यापिका क्रियाओं कॉलम बनाएंगे, तीसरा कॉलम आप छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम बनाएंगे, और चौथा कॉलम अब श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाएंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। समानता के विभिन्न रूपों के अध्ययन पर हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए सभी प्रकार
की समानता की आवश्यकता होती है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार 5 हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है समान वेतन का अधिकार। दूसरा है वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ उत्पीड़न के खिलाफ कानून। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। चौथा है संपत्ति पर अधिकार। पांचवा है गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। महिला समानता के तत्व 4 होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला मौलिक समानता, दूसरा अवसर की समानता, तीसरा परिस्थितियों की समानता, चौथा है परिणामों की समानता। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, महिला समानता के कितने तत्व होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं महिला समानता के 4 तत्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, महिला समानता के तत्वों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं महिला समानता के तत्व मौलिक समानता, अवसर की समानता, तीसरा है परिस्थितियों की समानता और चौथा है परिणामों की समानता। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप लोग महिला समानता के बारे में पढ़ के आइएगा। इस तरह से आप सिविक्स नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना महिला समानता पे आसानी से बना सकते हैं। इस पाठ्य योजना के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।